नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीसीएस अभ्यास के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी देख रहे हैं। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, ये हमारी तीसरी क्लास है। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और भाई चैनल के एनालिटिक्स देखने से पता चला कि लगभग 20% लोग वीडियो में को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए। तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई कर लो ना यार, मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे तो अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। एग्जाम डिले भले हैं, हम अपना काम धीरे धीरे ही सही प्रीलिम्स के लिए करते चल रहे हैं, मेंस के लिए भी पैरेलल हम लोग काम करते चल रहे हैं। ठीक, तो हम अपनी तरफ से कहीं चूक नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी मत करो, चीजों को पढ़ो, आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो। सफलता का एकमात्र तरीका है। अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर आर्टिकल 87 से। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर है। अब बात आती है सर राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है। तो पहली बात तो सिंपली मैथ्स दी कॉलम या कहीं क्वेश्चन दे देगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, वो है राष्ट्रपति के अभिभाषण से और आर्टिकल 87। अब आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की शर्तें क्या है कि कब राष्ट्रपति अभिभाषण को, जब राष्ट्रपति अभिभाषण देगा तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो ज्वाइंट सेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित करता है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है। कंडीशन ये है कि प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र होता है, ठीक है, हमको पता, हमने कल क्या पढ़ा कि भाई देखो यहाँ पे कि सत्राहूत करने में मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन कितना हो सकता है। लास्ट सिटिंग ऑफ 1 सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ, यानी 2 के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता है। ठीक, यानी 2 बार सत्राहूत होगा, तो प्रत्येक सत्र जो पहला सत्र होगा, 2 बार सत्राहूत होता है। ठीक है, तो जो प्रत्येक वर्ष पहला सत्र होता है, उस पहले सत्र को के समय क्या होता है, राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। दूसरा क्या है भाई, मान लो नई लोकसभा का गठन हो रहा है, तो जो नई लोकसभा का गठन हो रहा है तो उस नई लोकसभा के गठन का भी जो पहला सत्र होगा, भले ही वो उस वर्ष का दूसरा सत्र हो, भले ही उस वर्ष का वो दूसरा सत्र हो, तो जो नई लोकसभा के गठन का पहला सत्र होगा उसे भी उसको भी समय का होगा कि राष्ट्रपति अभिभाषण देता है आर्टिकल 87 के तहत। अब आप बोलोगे सर ये जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो क्या ये स्वयं लिख के लाते हैं या अपने मन से बोलते हैं, तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। होता क्या है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या कहती है कि ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है इसका मसौदा तैयार करती है। राष्ट्रपति बेसिकली जाके क्या करते हैं कि इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार की भावी नीतियों और योजनाओं को उसमें मेंशन किया गया रहता है, तो सरकार की भावी नीतियां और योजनाएं क्या रहेंगी इस बात की जानकारी राष्ट्रपति को नहीं, खुद भाई मंत्रिमंडल को रहेगी। तो मंत्रिमंडल उसको तैयार करती है, बस जानकारी देने का काम किसका है, राष्ट्रपति का काम है। तो कंडीशंस क्या है और कौन अभिभाषण तैयार करता है, ये अब तक हम लोग 2 चीज जान गए। अब बात आती है कि सर राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं जिसको तैयार कौन करती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो होगा क्या सर, अगर इस अभिभाषण के पश्चात क्या किया जाएगा कि थैंक्स मोशन यानी धन्यवाद प्रस्ताव लेके आ जाएगा। अब जब थैंक्स मोशन यानी धन्यवाद प्रस्ताव लेके आ जाएगा तो धन्यवाद प्रस्ताव की क्या होगी, वोटिंग होगी। और यदि वोटिंग में धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो क्या होगा। एक शर्त बताओ ना, अगर सब कुछ मतलब सरकार का बढ़िया चलना है, लिखा है कि सरकार कंटिन्यू करेगी, तो उसका पास होना जरूरी है, वरना फिर समाप्त। ठीक है, तो धन्यवाद प्रस्ताव पे उसका पास होना जरूरी है, नहीं तो ये मान लिया जाता है कि जो वर्तमान सरकार है, जो मंत्रिमंडल है, उसने संसद में अपना जो बहुमत है वो खो दिया है, और बहुमत खो दिया तो परिणाम क्या निकलेगा आप सबको पता है। ठीक है, तो धन्यवाद प्रस्ताव का पास होना जरूरी है अगर ऐसा लग रहा है कि सरकार चलनी चाहिए तो। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्वाइंट सेटिंग। तो देखो 108 आर्टिकल 108 के तहत क्या क्या है, संसद के संयुक्त सत्र के ऊपर चर्चा है, ज्वाइंट सेटिंग के ऊपर चर्चा है। अब ज्वाइंट सेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, पहली बात होती है कि सर ज्वाइंट सेटिंग बुलाएगा कौन और ज्वाइंट सेटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा। ये 2 चीज मेजर जो क्वेश्चन बन के आता है वो क्या बन जाएगा कि भाई कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा। नॉर्मली अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो क्या पूछेगा कि भाई कौन बुलाएगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसका अध्यक्षता कौन करता है। सॉरी, अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा। ये 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल अगर बन के आएंगे तो बुलाने का काम हमेशा समझना कि प्रेसिडेंट का है, किसका है, राष्ट्रपति का है, और अध्यक्षता कौन करेगा तो भाई लोकसभा का अध्यक्ष।
ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो एज ए उपराष्ट्रपति होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कौन बुलाएगा, तो बुलाने का काम राष्ट्रपति का, अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की। अब ध्यान देना, लोकसभा अध्यक्ष कह रहा कि वाई, क्यों, इसकी बुलाने का पीछे का रीजन क्या है, क्यों बुलाया जाता है। तो भाई दो बेसिकली विधायिका का काम क्या है, विधायिका का काम है कानून निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। अब मान लो कोई विधेयक आया और वो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में पेंडिंग हो गया लंबे समय तक, और राज्यसभा से पास हुआ तो लोकसभा में पेंडिंग हो गया। तो क्या ये बताता है कि पास नहीं हो रहा है, मींस उस विधेयक पर क्या है, मतभेद की स्थिति है। और जब मतभेद हो तो बढ़िया बात क्या होती है कि भाई कि एक जगह बैठ के बात कर लो। तो लोकसभा और राज्यसभा को क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, और भाई ज्वाइंट सिटिंग को लीड करेगा, एक चेयरपर्सन होगा, तो कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेंगे, जो ज्वाइंट सिटिंग है उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो आपने रीजन समझ लिया, बुलाएगा कौन और अध्यक्षता कौन करेगा, ये टॉपिक समझ लिया। अब मान लो भाई किसी कारण से जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा रही है तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित ही ना हो, भाई तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है, हो सकता हो कि कोई असामयिक घटनाएं हो, कुछ भी हो सकता है, भाई समय की मांग कोई नहीं जानता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूर का सोच के क्या किया कि एक नियम ने कि अगर अध्यक्ष मान लो अनुपस्थित हो तो कंडीशन क्या होगी, कौन अध्यक्षता करेगा। तो बताया गया कि भाई इसके बाद से डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेगा लोकसभा का, अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष के बाद से अगली बारी है डिप्टी स्पीकर की। और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, लोकसभा में ना अध्यक्ष उपस्थित है ना डिप्टी स्पीकर उपस्थित है, तो तीसरा कौन होगा, तो फिर अब निगाह जाएगी कहां, राज्यसभा की तरफ। तो राज्यसभा में सभापति की तरफ नहीं जाएगी, यही नियम है, दिक्कत यही होगी मेरे भाई। इसके बाद से निगाह कहां जाएगी, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में पहली बात हमारे में कहां आएगा, सभापति। तो हमको पता है कि उपराष्ट्रपति एज ए सभापति काम करते हैं, तो यही रीजन है कि राज्यसभा के सभापति को चेयरमैन नहीं बनाया जाता है। तो अगली अध्यक्षता की बारी आएगी राज्यसभा के उपसभापति की। अगली अध्यक्षता कौन करेगा, राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। तो ये क्रम है, ये 4 क्रम है, लोकसभा का अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, और फिर राज्यसभा के उपसभापति। तो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था बनाई गई है। अब बात आती है कि सर ठीक है अध्यक्षता तो हो गया, अब विधेयक पारित होने की प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझाइए हम लोग, विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। अब देखो जब संयुक्त सत्र बैठ रहा है, ठीक है, तो हो गया क्या कि भाई कि उस पर डिस्कस होगा कि भाई ये विधेयक है, XYZ इसमें बातें हैं, तो सीधी सी बात है कि अब इस पे वोटिंग स्टार्ट होगी। वोटिंग स्टार्ट होगी तो जो सदस्यीय बहुमत है, यानी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वर्तमान में मौजूद हैं और जो वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के ओवरऑल मेंबर्स में से, ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी से अगर वो पास हो जाता है तो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात है कि फिर उसको पास मान लिया जाएगा। तो चूंकि अब देखो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि चूंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए आमतौर पर ज्वाइंट सिटिंग में प्रभावी भूमिका किसकी होती है, तो ज्वाइंट सिटिंग में प्रभावी भूमिका हो जाती है किसकी, लोकसभा। मींस में जब दोनों के डिफरेंस पे क्वेश्चन है ना कि पावर में डिफरेंस किसका है, तो ज्वाइंट सिटिंग एक कॉलम जरूर बनाना और बताना कि ज्वाइंट सिटिंग में चूंकि क्या है कि भाई साधारण बहुमत क्या हो सकता है, आधे से एक वोटिंग जैसे ज्यादा हुई पास हो गया, और चूंकि मेंबर्स कहां ज्यादा हैं, लोकसभा में, यही कारण है कि प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा, तो लोकसभा करेगा। अब इस स्टेटमेंट को समझाते हैं आपको। मुझे पता है ये जो स्टेटमेंट मैं बोला हूं ये मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो इसको समझाते हैं आपको। देखो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ध्यान रखना, यहां पे समझो आप लोग, यहां समझाता हूं। तो हमको पता है कि लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है, 550, सही है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 550, और राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है, तो भाई वो है 250। अभी वर्तमान में कितने कितने, अब चाहो तो कमेंट करके बता दो, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, समझने के लिए हमको यहीं से काफी है। अब भाई ज्वाइंट सेटिंग हो रही है, ज्वाइंट सेटिंग होगी तो यानी लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेगी, तो टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो भाई हो जाएगी आपकी टोटल मेंबर्स की संख्या 250 और 50 600, ठीक है, आपका हो गया 800, टोटल 800 जाएंगे ना भाई, 250 और 550, तो 5 2 700 एक 800, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, टोटल मेंबर्स, तो हो गया टोटल मेंबर्स, टी हम लिख देता हूं,
अब जाहिर सी बात है चाहिए कितना, तो भैया 401 मान लो 800 लोग प्रेजेंट होकर वोटिंग कर देते हैं, तो कितना चाहिए 401, और अकेले लोकसभा में कितने हैं 550, 401 ही चाहिए ना, 401 चाहिए, और विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, विधेयक पारित हो जाएगा। हो जाएगा, समझना बात को, यही तो मैक्स चाहिए हमको मेंबर्स, इतनी तो चाहिए 401। तो मान लो भैया कि 250 से कह दे एक भी वोटिंग ना करे, एक भी, तो भी क्या है अकेले लोकसभा पारित कराने की क्षमता रखती है, ठीक है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि लोकसभा ज्यादा प्रभावी होती है। ओके, ये स्टेटमेंट भी आप लोग समझ गए। अब बात आती है कि सर अब तक कुल क्या कभी ज्वाइंट सिटिंग हुआ है, मतलब विधेयकों पे इसके पहले कभी मतभेद हुआ है, तो 3 बार। एक बार 1961, ये तीनों याद रखना आपको, 1961 में जो दहेज निषेध विधेयक था, डॉरी प्रोहिबिशन जो बिल था 1961, तो दहेज निषेध विधेयक पे ज्वाइंट सिटिंग बैठा था। 1978 बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पे बैठा था, और 2002 का जो पोटा कानून था उस पे बैठा था। तो 61 में, 78 में, 2002 में, इन 3 समयों में ज्वाइंट सिटिंग बैठा है, 61, 78 और 2002। मैथ्स दी कॉलम में भी यही क्वेश्चन आ सकता है कि दहेज निषेध विधेयक को मैथ्स दी कॉलम में दे देगा, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को मैथ्स दी कॉलम में दे देगा, और पोटा कानून को, एक तरफ ये कानून एक तरफ इनके वर्ग, आपको मैच कराने के लिए पूछ सकता है। तो पूछने के लिए किसी भी तरीके से पूछ सकता है, और डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक पर अब तक ज्वाइंट सेटिंग नहीं हुई है। तो 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑलरेडी है, एक कोई नया रख देगा। तो दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 और पोटा कानून 2002। तो ये अब यानी लास्ट टाइम वो कौन है, लास्ट टाइम कब ज्वाइंट सिटिंग हुई थी, तो लास्ट टाइम ज्वाइंट सिटिंग आपकी 2002 में हुई थी। कब हुई थी, तो वर्ष 2002 में लास्ट टाइम ज्वाइंट सिटिंग बैठी थी। अब बात देखिए सर कि किस टाइप के विधेयक पे ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है और किस टाइप के विधेयक पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, समझना बात को। तो एक तो भाई मनी बिल और संविधान संशोधन बिल, मनी बिल और संविधान संशोधन बिल के मामले में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। ये तो एक तो गया डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कि भाई मनी बिल और ज्वाइंट सिटिंग जो संविधान संशोधन बिल है, भाई इसके मामले में संयुक्त सत्र नहीं बुलाया सकता है। क्यों भाई, मनी बिल मैक्सिमम कितने दिन रख सकती है, और राज्यसभा 14 डेज, कितना दिन, 14 दिन, यही ना 14 दिन। और हमको पता है कि ये रीजन है भाई, फिर इस पे बुलाने कोई काम ही नहीं है। तो मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक, एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि मनी बिल, जो मनी बिल का था, मनी बिल का रीजन तो मैंने आपको बता दिया भाई, मनी बिल का रीजन मैंने आपको समझा दिया। आप मुझे समझाओगे क्या कि संविधान संशोधन विधेयक पे राज्यसभा की शक्ति क्यों नहीं है, मतलब सॉरी ज्वाइंट सिटिंग क्यों नहीं बुलाई जा सकती है, ये बताओगे क्या आप लोग, ठीक है। तो मनी बिल का तो मैंने रीजन बता दिया, ठीक, बस कमेंट करके बताओ, नहीं बता रहोगे तो नेक्स्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। बस आपको बता देना रहेगा कि सर हम नहीं बताए, तो बता दूंगा मैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है। हालांकि आएगा क्वेश्चन बस यही कि मनी बिल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इन दोनों ही मामले में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। ओके, यानी क्या है कि साधारण, ठीक है, साधारण विधेयक पे आपकी ज्वाइंट सिटिंग होगी। अब बारी आती है आपकी आर्टिकल 111 की। आर्टिकल 111 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है ये, ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब देखो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, पहले तो सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती क्या है उसको समझते हैं। देखो वीटो वर्ड कहीं भाई हमारे डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वीटो वर्ड का प्रयोग नहीं है, संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं है। वीटो की जगह पे जिस वर्ड का प्रयोग है वो निषेधाधिकार शक्ति। किस वर्ड का प्रयोग है, निषेधाधिकार शक्ति, ठीक है, निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग है वीटो की जगह पे। तो एक तो पीटी में क्वेश्चन यही आ सकता है कि वीटो शक्ति का उल्लेख कहां पे, तो वीटो वर्ड नहीं कहीं, निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग है। अब बात आती है कि भाई संसद द्वारा पारित विधेयक पर क्या क्या शक्तियां होती हैं। पहली बात सिंपल सी समझो, राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा जो विधेयक पारित हो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर अब सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास क्या
राष्ट्रपति की जैसे ही सहमति बनेगी विधेयक कहां कन्वर्ट हो जाएगा, तो विधेयक कानून बन जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या है कि जब विधेयक पास होकर उसके पास जाए तो वो क्या कर सकता है। तो 4 तरीके हैं, 4 उसके पास ऑप्शंस है क्या कर सकता है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है कि विधेयक को मंजूरी दे दे, बिना कुछ सोचे ओचे, ठीक है, मंजूरी दे दे, क्योंकि भाई प्रक्रिया चलती है तो कवरेज तो किया ही जाता है, तो सीधी बात है कि मैटर क्या है वो तो उनको पता ही है। तो विधेयक को मंजूरी दे दे भाई, उससे क्या होगा कि समय नहीं लगेगा और विधेयक कानून बन जाएगा, कानून का रूप धारण कर लेगा। दूसरी क्या है, दूसरा है विधेयक को मंजूरी ना दे। दूसरी शर्त क्या है कि भाई विधेयक को मंजूरी ना दे, एक है मंजूरी दे, दूसरी मंजूरी ना दे। तीसरी उसके पास शक्ति क्या है कि यदि वह चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस कर दे। कि भाई थोड़ा यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन शर्त फिर क्या है, शर्त वही है कि केवल साधारण विधेयक के लिए ही यह संभव है। पुनर्विचार के लिए आपको लौटाना है तो वो साधारण विधेयक ही होना चाहिए, मनी बिल पे ऐसी ताकत नहीं है, ठीक है। यानी मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए आप वापस नहीं भेज सकते हो, समझा बात को। तो यदि वह चाहे तो क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अगला क्या है, यदि वह चाहे तो असीमित समय तक उस विधेयक को अपने पास संरक्षित रख ले। तो ये 4 शक्तियां हैं उनके पास, ये 4 शक्तियां उनके पास मौजूद है। अब यहां से समझेंगे वीटो के प्रकार। तो वीटो के प्रकार में 4 वीटोज है। एक वीटो को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबनकारी वीटो। तीसरा को कहते हैं हम लोग विशेषित वीटो, और चौथा हमारा जेब वीटो या पॉकेट वीटो। ये 4 वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, विशेषित वीटो और पॉकेट वीटो। अब बताते कि आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो होता क्या, ठीक है। हम बेसिकली इसमें क्या देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि राष्ट्रपति ने कब कब वीटोज का यूज किया, उन वीटो का प्रयोग किया। और यहां पे ये भी समझेंगे कि वो कौन सा वीटो है जो भारत में प्रयोग किया जाता है और कौन सा भारत में प्रयोग नहीं किया जाता। अभी हम लोग ओवरऑल वीटो की शक्तियां देख रहे हैं, वीटो पावर्स होती क्या है। तो आत्यांतिक वीटो में क्या हो गया, ध्यान से समझना। तो आत्यांतिक वीटो होता है कि राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह अस्वीकार कर देता है। हमने क्या पढ़ा, एक तो है सहमति दे, एक है असहमति दे। भाई हम असहमत है तो राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह क्या करेगा, अस्वीकार कर सकते हैं। किस वीटो को हम लोग कहते हैं, उनके इस पावर को कहते हैं आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरा है क्या वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो। ये क्या होता है कि राष्ट्रपति विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए भेजे, और जब संसद पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगी तो क्या करना पड़ेगा, इनको पास करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास रिकंसिडरेशन या पुनर्विचार के लिए भेजता है। उस वीटो को हम लोग कहते हैं निलंबनकारी, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे सस्पेंस था तो इसको दूर कर दीजिए आप, तो वो दूर करे ना करे, भेज दिए तो इनका काम है कि भाई इनको पास ही करना है। तीसरा है आपका विशेषित वीटो, ठीक है। यहां पे क्या है, अब विशेषित वीटो में मान लो कि भाई कि वापस भेजा और अगर विशेष बहुमत से पारित करके दोबारा आ गया, विशेष बहुमत से पारित करके दोबारा आ गया तो फिर इसको हम लोग कहेंगे विशेषित वीटो। और चौथा है पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक विधेयक को लंबित रख ले और उस पर कोई डिसीजन नहीं आते, भूल जाए पॉकेट में रख के। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्सर गाड़ी की चाबी जेब में धर के भूल जाते हैं, तो वो हमारा पॉकेट वीटो हो गया, ठीक है। ये हम राष्ट्रपति तो है नहीं, ठीक है, तो ये हमारा पॉकेट वीटो हो गया। तो ये हो गई हमारे पास 4 वीटोस। अब इसमें जो आपको विशेषित वीटो दिख रहा है, यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है, भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं। एक तो कंक्लूजन ये निकल गया, ठीक है। जो विशेषित वीटो है इसकी शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब देखो आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो के संदर्भ में 2 एग्जांपल्स बड़ा फिट बैठते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल 1954। तो पेप्सू बिल हम लोग कह सकते हैं 1954, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा क्या किया था, इस बिल पे एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था।
ठीक है, किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। देखना, दो एग्जांपल्स बहुत सटीक है इसके लिए। एक है पेप्सू 1954, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा क्या किया गया था कि बेसिकली इस पे एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था। दूसरा है वेतन भत्ता विधेयक। देखना, दूसरा क्या है? वेतन भत्ता विधेयक 1991। इन दो पे क्या किया गया था कि एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था। दूसरा आपका वेतन भत्ता विधेयक 1991, इस पे भी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो दो एग्जांपल्स आप हो गए, ये क्या हो गए? ये दोनों एग्जांपल्स हो गए। ये हमारे लिए ऐसे एरो बना देता हूं तो हमको समझ में आएगा ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ये हमको याद करना है। इसके बाद से जेबी वीटो का उपयोग कब किया गया? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, ज्ञानी जैल सिंह थे राष्ट्रपति, इनके द्वारा किया गया, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने किया था। वो वेतन भत्ते से, संसद के वेतन भत्ते से संबंधित था, तो वहां पे निलंबनकारी वीटो का प्रयोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने किया था। ठीक है, तो निलंबनकारी वीटो का एग्जांपल हो गया। तो हमने क्या देखा कि भाई तीनों वीटोज में कुछ एग्जांपल्स देखे और विशेषित वीटो हमारे यहां प्रयोग किया ही नहीं जाता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक, तो अब तक देखो वीटो में क्या देखा कि भाई जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा कानून बनने के लिए, तो उसके पास चार शक्तियां हैं। विधेयक को मंजूरी दे दे, ना मंजूरी दे, पुनर्विचार के लिए वापस करे, या भूल जाए जेब में रख के। ठीक है, तो वीटोस पावर को समझे, चार होती है, उसमें विशेषित वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, और बाकी सब आपको समझाया। अत्यंतिक में आपको दो एग्जांपल दिया, पेप्सू का और वेतन भत्ता अधिनियम 1991, और एक 1994 का, सॉरी 54 का आपका पेप्सू अमेंडमेंट। ठीक है, पेप्सू बिल। अब इसके बाद से निलंबनकारी वीटो में एपीजे अब्दुल कलाम सर का, ठीक है, एग्जांपल दिया मैंने। और जेबी वीटो में आपको इसका एग्जांपल दिया, तो ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट पे क्या किया था, या बिल पे, सॉरी बिल पे इसका प्रयोग किया था 1986 में। अब आपको ये बिल का ईयर के साथ याद करना है, ईयर के साथ याद करना है। पेप्सू बिल 1954, वेतन भत्ता विधेयक 1991, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल 1986। इसकी कालानुक्रम को अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है, और मैथ्स दी कॉलम में भी क्वेश्चन दे सकता है, समझना। तो हम लोग दिमाग में इसको कालानुक्रम के बेस पे भी रखेंगे, पेप्सू, फिर पोस्ट, ठीक है, मतलब पोस्ट ऑफिस, और फिर वेतन। दो, तो पोस्ट ऑफिस के बाद क्या है? वेतन भत्ता है। मतलब पहले पोस्ट ऑफिस रहेगा, पोस्ट ऑफिस से दो वेतन निकालोगे, तो पेप्सू, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर वेतन। ये कालानुक्रम अरेंज करने के लिए आए, तो हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। ध्यान देना, ऐसे लिख लो आप लोग, पेप्सू हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द ये बेल्ट था। ठीक है, पेप्सू की बात से क्या, तो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की वजह से क्या है? वेतन, वेतन, ये तीन, ये ऑर्डर हो गया। और ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप सबको पता है भाई, ये तो बताना पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, यहां पे मैंने आपको तीन विधेयकों के बारे में बताया, हो सकता है इन छवों को अरेंज करने के लिए दे दे। ठीक है, तो दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978, और पोटा कानून 2002। ठीक है, इसमें तीन बार, इन तीनों में क्या है कि ज्वाइंट सेटिंग बैठाई गई है। तो हमने अब तक 6 इंपॉर्टेंट बिल्स के बारे में पढ़ा, 6 इंपॉर्टेंट बिल्स के बारे में पढ़ा। इसको कालानुक्रम वगैरह अरेंज करने में, मैथ्स दी कॉलम में, कूट में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई ये तो हमने देखा कि जो केंद्रीय विधायिका है, ठीक है, या जो केंद्रीय बिल्स हैं, उसके ऊपर राष्ट्रपति की क्या पावर्स है। क्या जो राज्य विधानमंडल है, तो राज्य विधानमंडल जो विधेयक राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजते हैं, तो राज्यपाल के पास भी सेम शक्तियां हैं। पहली क्या, राज्यपाल विधेयक पे स्वीकृति दे। दूसरी क्या, स्वीकृति ना दे। तीसरी क्या कि भाई अगर धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। और यहीं पे चौथी शक्ति, जो पॉकेट वेटो का कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान देना, यहां पे चौथी क्या थी? चौथा यहां पे था, यदि वह चाहे तो असीमित समय तक अपने पास रख सकता है। इसी की जगह क्या आया है कि आर्टिकल 200 का चाहे तो राज्यपाल यूज कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 200, यहां पे एक आर्टिकल आप लोग पढ़ रहे हो, अनुच्छेद 200, ध्यान देना। तो अनुच्छेद 200 में क्या बातें बोली गई हैं? तो अनुच्छेद 200 कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो, सॉरी, राज्यपाल चाहे तो आर्टिकल 200 के तहत किसी विधेयक पे क्या डिसीजन ले सकता है? तो वही राष्ट्रपति के पास भेज दे राज्यपाल, और राष्ट्रपति के पास फिर वही शक्तियां, क्या, राष्ट्रपति उस विधेयक पे चाहे तो स्वीकृति दे दे, नहीं राज्यपाल साहब हम इसको रोकते नहीं है, स्वीकृति दे दे। राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृति ना दे,
राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को भेज दे, डायरेक्ट नहीं भेजेगा, राज्यपाल को भेजेगा, भाई आप भेज दो, इस पे पुनर्विचार करें। तो मैंने क्या लिखा, राज्यपाल के थ्रू, राज्यपाल के थ्रू, ठीक है, ठीक है। और अगर पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को राज्यपाल ने दोबारा मतलब वाया मतलब राष्ट्रपति ने राज्यपाल के थ्रू भेज दिया है किसके पास, राज्य विधानमंडल के पास, तो राज्य विधानमंडल 6 माह के भीतर जब पुनः राज्य विधानमंडल इसे संशोधित करके, भाई क्यों भेज रहा है, ताकि पुनर्विचार करो, तो आप पुनर्विचार की कुछ कमियां पाओगे तो संशोधित करोगे, या यथावत रूप में जैसा भेजा था वैसे भेज दिए। तो हमको पता है केंद्रीय विधेयक पे क्या नियम था कि पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा, तो अब जब वापस संशोधित होके आएगा या बिना संशोधन के आएगा तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही है। लेकिन राज्य विधानमंडल के केस में अलग है। आर्टिकल 200 का प्रयोग करके जब राज्यपाल सॉरी किसी विधेयक पे को भेज देगा राष्ट्रपति की सहमति के लिए, तो पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस करेगा, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति स्वीकृति ही दे। जब उससे फिर से संशोधित करके भेजेगा तो जरूरी नहीं स्वीकृति दे, स्वीकृति नहीं भी दे सकता है, और नहीं देगा तो फिर समाप्त, फिर विधेयक समाप्त। तो दोनों ऑप्शन है, तो यहां पे दोनों विकल्प है, यहां पे क्या है, दोनों विकल्प मौजूद है। राष्ट्रपति के पास क्या है, दोनों विकल्प मौजूद हैं। यहां पे राष्ट्रपति के पास दोनों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ऊपर हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति के पास ये विकल्प मौजूद नहीं है। जब वही केंद्रीय विधेयक रहेगा तो स्वीकृति देनी ही है, और यहां पे वो चाहे तो उनके ऊपर है, ठीक है, ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक को क्या है, तो वो है ऑर्डिनेंस को देखेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश को देखेंगे। अब तक हम लोगों ने 30 मिनट की क्लासेस देख ली, 30 मिनट हमारी क्लासेस हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है, ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 123 देखेंगे। तो ये क्या है, देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक टेम्पररी लॉ होता है और एक अस्थायी कानून होता है। एक क्या है, सिंपली समझे तो ये क्या है, ये एक टेम्पररी लॉ है, ये एक अस्थायी कानून है। अब बात आती है कि इस टेम्पररी लॉ की जरूरत क्या पड़ी, तो भाई कभी कभी परिस्थितियां जटिल बता के थोड़ी आती हैं, आ जाती हैं, कोई जरूरी तो नहीं है। भाई संसद कितनी बार सत्र में रहेगा, तो एक साल में केवल 2 बार, और कोई जरूरी तो नहीं है जब संसद सत्र में रहे तभी जटिल परिस्थिति आए, संसद के सत्र में ना रहने के दौरान भी आ सकता है। भाई एक तो अस्थायी है, लेकिन एक तो अस्थायी है, एक सदन क्या है, अस्थायी है। फिर ऐसे समय क्या होगा, फिर ऐसे समय क्या होगा, इसी के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद को वैकेंट नहीं रखना है, ठीक है, इनका कार्यकाल समाप्त होने के पहले उत्तराधिकारी का चुनाव करा लो। कोई घटना होती है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कन्वर्ट करो और 6 माह के अंदर चुनाव कराओ। क्यों कहा गया है, क्योंकि पता है कि ऑर्डिनेंस का भी समय आ सकता है, राष्ट्रपति ही नहीं रहेंगे तो ऑर्डिनेंस कौन देगा, कौन पारित करेगा। जरूरी क्यों है भाई, मान लो इस बार पेपर में क्या क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय आपात के संबंध में, कि राष्ट्रपति को ये शक्तियां इसलिए दी गई हैं मतलब कि कारण में, क्योंकि कभी भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो यही ऑर्डिनेंस के साथ भी कल को क्वेश्चन स्टेटमेंट दे सकता है, सेम कथन काल का क्वेश्चन ऑर्डिनेंस में भी फिट कर सकता है। तो याद रखना क्या कह रहा है, ठीक है, कि देखो कि जो ऑर्डिनेंस है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा क्या होता है, बेसिकली प्रेसिडेंट या गवर्नर दोनों ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। प्रेसिडेंट पास करेगा तो केंद्रीय कानून के वो बनेगा, पूरी भूभाग पे लगेगा, और गवर्नर पास करेगा तो संबंधित राज्य क्षेत्र पे लगेगा, ठीक है। और ये वर्क भी कैसा करेगा, ये केंद्रीय कानून के बराबर वर्क करता है, इसकी भूमिका वैसी ही रहेगी जैसे किसी केंद्रीय कानून की भूमिका रहती है, ठीक है, ध्यान देना, इसकी भूमिका भी ऐसी रहती है, ठीक है। और कब रहेगा, जब संसद का सेशन ना चल रहा हो, उस ड्यूरेशन में टेम्पररी लॉ जो है ये लाया जाता है, जो ऑर्डिनेंस है वो लाया जाता है। अब ये तो हम लोग समझ गए कि भाई आर्टिकल 123 है क्या। अब समझो कह रहा कि यह अध्यादेश संसद के पारित कानून के समान प्रभावी रहता है, ये पीटी में क्वेश्चन आ गया। अब बात आती है कि सर मान लो अध्यादेश तो जारी हो गया, लेकिन क्या संसद मान लो अभी सत्र में नहीं है, सत्र में नहीं है तो कानून पास हो गया, चल ही रहा है, लेकिन क्या सर संसद जब सत्र में आएगी
तो क्या इसमें फेरबदल नहीं कर सकती है, इसको कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू नहीं कर सकती है? और अगर अध्यादेश जारी हो गया तो इसकी समय सीमा क्या है? इसकी समय सीमा क्या है? प्रभाविता तो हमने समझ लिया कि इसका प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होगा। आप समझो, यहां पे चार्ट फॉर्म में इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके आया हूं, बढ़िया समझना आप लोग। तो पहला तो क्या है भाई, कोई अर्जेंट लेजिस्लेशन का काम आ जाए कि भाई बहुत तत्कालिक कोई विधि बनाने का ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, तो फिर ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि संसद या राज्य विधानसभा का सत्र न होने पर सरकार अध्यादेश की आवश्यकता का आकलन कर सकती है, राष्ट्रपति से कहेगी या राज्यपाल से कहेगी तो अध्यादेश आ जाएगा। मंत्री, हाँ अब देखो सेकंड बात क्या कर रहा है कि मंत्रिपरिषद इस पर चर्चा करके राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्ताव भेजती है। मतलब मंत्रिपरिषद बोलेगी तो क्या होगा, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे मैटर को और प्रपोजल भेज देंगे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और अगर राज्य के मंत्री हैं तो वो गवर्नर के पास प्रपोजल भेज देंगे, भैया इस जगह पे आपको ऑर्डिनेंस लेके आना है। तीसरी बात क्या लिखा है कि राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो अध्यादेश जारी कर देते हैं। नॉर्मली उचित ही समझते हैं, नॉर्मली उचित ही समझते हैं। तो राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रपोजल को पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और भाई उनको लगता है कि इसको अप्रूव करना चाहिए तो वो क्या करेंगे, उसको अप्रूव भी कर देंगे। अगली बात क्या है, चौथी, अध्यादेश जारी होने के बाद जब अगला संसदीय सत्र शुरू होगा तो इसे विधेयक के रूप में प्रयोग पेश किया जाता है। ध्यान देना, अब क्या है भाई, हमने लाया क्यों, तो लाने के पीछे का रीजन क्या था कि सत्र नहीं चल रही थी, ठीक है। ध्यान देना, जो लेजिस्लेटिव सेशन था वो नहीं चल रहा था, तो लेजिस्लेटिव सेशन नहीं चला था, इसीलिए हमने क्या किया कि भाई अध्यादेश लेके आते हैं। अध्यादेश के लाने के पीछे का रीजन क्या है, अध्यादेश की ऑर्डिनेंस के लाने के पीछे का रीजन तो यही है। लेकिन मान लो कि अब संसदीय सत्र चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का समय तो गैप हो नहीं सकता है, तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम 6 महीने पे क्या होगा, संसदीय सत्र स्टार्ट हो जाएगा। तो रूल ये कहता है कि संसदीय सत्र के स्टार्ट होने के साथ ही इसको विधेयक के रूप में पेश करना होगा, बिल के रूप में पेश करना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि सेशन के स्टार्ट होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे मंजूरी नहीं मिलती है, ध्यान देना, इसे मंजूरी नहीं मिले, मतलब ये वहां से पास नहीं करा लिया जाए बिल को, तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो भाई इसका खेल खत्म हो गया, इसका खेल खत्म हो गया, ठीक है। यानी अप्रूव्ड होना बड़ा जरूरी है, कितने समय के अंदर, 6 वीक के अंदर, 6 मंथ नहीं मेरे भाई, अप्रूव्ड होने का समय कितना निर्धारित है, तो अप्रूव्ड होने का समय 6 वीक निर्धारित है, ना कि 6 मंथ। तो 6 वीक के समय के अंदर इसको अप्रूव्ड होना चाहिए, और अगर अप्रूव्ड हो गया तो फिर ये क्या होगा, ये परमानेंट लॉ बन जाएगा, नहीं तो खत्म। अब एक चीज समझो, पूरी चीज हमने समझ लिया कि क्यों लाया, कैसे लाया, वगैरह वगैरह। अब बात आती है कि जीवन काल, मिनिमम इसकी लाइफ साइकिल कितनी भाई, तो इसके सांस की घड़ी अधिकतम कितनी है। तो मान लो मेरे भाई, यहां समझो आप लोग, यहां समझो, मान लो ये संसद का सत्र चला 1 जुलाई को, मान लो आज 1 जुलाई को संसद का सत्र समाप्त हुआ, ओके। अब 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, तो पूरी जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, 6 महीना दिसंबर में हो गया। तो नियमानुसार क्या है भाई, अगला सत्र आपका कब आ जाएगा, तो नियमानुसार अगला सत्र आपका 1 जनवरी तक हो जाएगा, 1 जनवरी तक स्टार्ट होगा, सीधी बात ना। अब मान लो 1 जुलाई को संसद का सत्र समाप्त होता है और 1 जुलाई की रात में ही ऐसी अर्जेंट केस आ जाता है, तो राष्ट्रपति भाई क्या करेगा, 2 जुलाई को सहमति बना लेगा, तो 2 जुलाई को क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और यहां से यहां तक 6 महीने तो भाई ये मिनिमम चल ही सकता है। क्यों 6 महीना मिनिमम चलेगा, क्योंकि भाई सेशन तो कम से कम अधिक से अधिक 6 महीने का गैप होगा। तो अगर अर्जेंट सेशन ऐसा होता है कि सेशन समाप्त होने के बाद ही अर्जेंट स्थिति आ गई तुरंत, तो भाई 6 मंथ के लिए तो लॉज बन गया ये, 6 मंथ के लिए तो भाई ये कानून के तौर पे अध्यादेश काम करेगा।
लेकिन जैसे ही 1 जनवरी को सेशन स्टार्ट होगा, जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा तो इसके पास इसको कितने 6 वीक में स्टार्ट करवाने का प्रावधान है। अगर 6 वीक तक स्टार्ट नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर इस 6 वीक में ये पास हो गया तो इसकी वैल्यू परमानेंट लॉक हो जाएगी। तो मैक्सिमम टाइम इसका कितना है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 6 मंथ प्लस 6 वीक। तो मैंने यहीं पे को क्या लिखा है, यही लिखा है आपको कि इसका अधिकतम जीवन काल कितना होगा। तो भाई इसी चीज को यहां से उठाता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। इसे कलर भी चेंज कर देता हूं तो सुंदर हो गया, ठीक है। इस कलर में कर देता हूं, तो कलर वलर का भी ध्यान देना पड़ता है, हाँ ठीक है। इसको अब ये हो गया आपका मैक्सिमम जीवन काल इसका, ये देखो 6 मंथ प्लस 6 वीक। अगर नो पास नहीं हुआ तो 0, और अगर पास हुआ तो क्या जाएगा, परमानेंट लॉ, परमानेंट लॉ बन जाएगा, ओके, परमानेंट लॉ बन जाएगा। तो कुछ भी हो, ऑर्डिनेंस का जीवन काल मैक्सिमम यही है, ठीक है। अब देखो भाई होता क्या है कि जब किसी इमरजेंसी केस को के लिए क्या हुआ, ये प्रोविजन किया गया, लेकिन सरकार तो भाई सरकारें होती हैं, वो क्या होगा कि उनको लगता है हमको कोई कानून लाना है तो क्या करेंगे, इसका दुरुपयोग करते हैं। तो हुआ क्या, 1987 में मुद्दा जटिल हो गया। डीसी वाधवा बनाम भारत संघ एक केस होता है। अब केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किया गया, तो इससे एक प्रमुख वाद जुड़ा हुआ है, जिस वाद का नाम है डीसी वाधवा बनाम भारत संघ 1987। समझो बात को, क्या बात है। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार अध्यादेश जारी करना संविधान की भावना के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि भाई विधि निर्माण का काम राष्ट्रपति का नहीं है, विधि निर्माण का काम भाई फुल डिस्कशन के साथ किसका है, पार्लियामेंट का, संसद का है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पे बार बार अध्यादेश आएगा, ऑर्डिनेंस आएगा, तो मतलब क्या है, जो कानून बनाने के लिए जो बॉडी है वो बॉडी का काम ही नहीं हो रहा है। तो संविधान के मूल भावना के अगेंस्ट है अगर आप बार बार अध्यादेश लेके आते हो। सरकार अध्यादेश का प्रयोग किसी वैकल्पिक कानून निर्माण के लिए नहीं कर सकती है, नकारात्मक मंशा से नहीं कर सकती है। उसको कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी से चलनी होगी। लेकिन ये बात बोली गई, ये बात बोली गई कि मतलब मंशा आपकी सही होनी चाहिए। डीसी वाधवा बनाम भारत संघ मामले में बोला गया 1987। तो ये भी आपके पास एक वाद है प्रमुख, तैयार करो। 3-4 वाद अब तक हम लोग देख चुके हैं, इन सभी चीजों को हमको तैयार करते रहना होगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 को समझे, ठीक है। 143, ठीक है, हाँ आप समझ गए। अब समझो आर्टिकल 143। तो क्या है कि भाई मान लीजिए राष्ट्रपति को लगता है कि भाई ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमको क्या करना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, और इस पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पे हमको, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पे हमको क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी लेनी चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी देगी। अब सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी यानी सलाह मांगने का अधिकार राष्ट्रपति के पास किसके पास है, आर्टिकल 143 के तहत। अब एडवाइजरी मान लो दी, मतलब मांगे और सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो नेक्स्ट एरो के बाद मैंने क्या लिखा है, जानना, एरो के बाद ध्यान से पढ़ना, लिखा है द ओपिनियन इज एडवाइजरी एंड नॉट लीगली बाइंडिंग। और जो ये ओपिनियन रहेगा ये केवल एडवाइजरी टाइप का रहेगा, सलाहकारी प्रवृत्ति में रहेगा, लीगली कानूनी तौर पे बाध्यकारी नहीं होगा। ये एडवाइस कानूनी तौर पे बाध्यकारी नहीं होगा। तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पे सलाह मांगने का अधिकार है, लेकिन जो सलाह मिलेगा वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, कानूनी बाध्यकारी नहीं है। ये भी आ सकता है बहुत केवल देखो, केवल पढ़ के नहीं जा रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। यूपीपीसीएस और यूपीआरओ दोनों के लिए हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आप तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से जुड़े,
आरओ की देखेंगे तो 10 टेस्ट अभी है हमारे पास जो नए पैटर्न है, और टेस्ट की फीस ऑनलाइन केवल और केवल 500 रुपए। गूगल मीट पर हम लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से चलती हैं। और यूबीपीसीएस की हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रही है अभी तत्काल में, जो उसकी फीस है वो 1199 है। 16 टेस्ट उसमें मौजूद है, ठीक है। अभी हम लोग कई सारे ओपन टेस्ट को इसमें ऐड भी करेंगे, तो निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक। तो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह से जुड़े और अपनी तैयारी करते चले भाई। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है भाई। इमरजेंसी पावर्स, तो भाई 3 चीजें। नेशनल इमरजेंसी, भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों के ऊपर चर्चा है, और इस आपातकालीन शक्ति को लिया कहां से गया, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लिया गया। तो यहां से क्या निकल गया, स्रोत निकल गया, स्रोत निकल गया। अब देखो आपातकालीन शक्तियों पे 2 स्रोत है। अब बोलोगे ये सर 2 स्रोत कहां से आ गया, तो भारत शासन अधिनियम से तो हमने ये प्रावधान दिया, भारत शासन अधिनियम से ये प्रावधान दिया, लेकिन आपातकालीन शक्तियों का फंडामेंटल राइट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हमने कहां के संविधान से लिया, कमेंट करके बता दो भाई, कमेंट करके बताओ। भारत शासन अधिनियम से तो हमने आपातकालीन शक्तियां ली, लेकिन इसका फंडामेंटल राइट पे इंपैक्ट क्या होगा, ये हमने कहां के संविधान से लिया, ये कमेंट करके बताओ आप लोग। अब देखो हमारे पास मतलब राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति के रूप में 3 पावर्स हैं। एक आर्टिकल 352 में मेंशन है, फिर 52 में 4 जोड़ोगे, ध्यान देना यहां पे +4 करो, नहीं याद आ रहा है तो तीनों शक्तियों में बस 4 जोड़ना है। 52 4 कितना हो जाएगा, 56। 4 कदम बाद राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल की बात है। और इससे थोड़ा 4 कदम और आगे जाओ तो किसकी बात है, आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपात की बात है, फिर तो आपके वित्तीय आपात की बात है, ठीक है, ध्यान देना। अब बात आती है, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये आर्टिकल से किया, अच्छा चांसेस हैं कि इस आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर थोड़ा गंभीर क्वेश्चन आता है तो हम लोग एक एक चीज समझेंगे, ठीक है। अब हमारा 42 मिनट की क्लास हो गई है, राष्ट्र आपातकालीन शक्तियां समझ के क्लास को हम लोग ब्रेक भी कर देंगे। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 समझो आप लोग, आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 का पहली बात तो आधार क्या होगा, तो आधार है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये इसके क्या है, 3 आधार हैं, इसके 3 आधार हैं, 3 आधार है, 3 आधार है। और ये 3 आधार क्या है कि भाई एक तो वार हो, एक तो बाहरी आक्रमण हो, और एक सशस्त्र विद्रोह हो। इसी सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले ये सशस्त्र विद्रोह मूल संविधान में नहीं था, समझना, सशस्त्र विद्रोह वाला जो ये टर्म्स है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में इसका प्रयोग नहीं था, मूल संविधान में इसका प्रयोग नहीं था। आगे बात समझ में, तो मूल संविधान में इसका प्रयोग नहीं था, यह बात हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा। क्या क्या कह रहा है कि भाई इन्हीं के बेस पे राष्ट्रपति क्या कहता है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान लेके नहीं लगा सकता है, इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता है। ध्यान देना, मंत्रिमंडल की किस सिफारिश की, मौखिक सिफारिश की नहीं मेरे भाई, कि फोन करके बोल दिया गया कि भाई यार आपको क्या करना है, नेशनल इमरजेंसी लगाना, लगा देगा, नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता है। कैसी लिखित सिफारिश की। अब देखो हुआ क्या कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2 प्रोविजन आपके नेशनल इमरजेंसी में जोड़े गए, ध्यान देना, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें क्या किया गया मेरे भाई, 2 प्रोविजन जोड़ा गया। और प्रोविजन नंबर 1 क्या था कि भाई इसमें पहले युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति वर्ड का प्रयोग था, आंतरिक अशांति। और इसी आंतरिक अशांति के आधार पर लास्ट वाला क्या इमरजेंसी लगा था। और अभी जिस दिन इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस डेट को कुछ
डेट निर्धारित किया गया, कुछ दिवस के तौर पे मनाने का निर्णय लिया गया है। आप वो डेट और वो दिवस का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करोगे। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा गया, वो क्या हुआ कि भाई आंतरिक अशांति पे सशस्त्र विद्रोह शामिल किया गया। तो मैंने यही क्या लिखा, पहले आंतरिक अशांति वर्ड मूल संविधान में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है तो उससे उसकी जगह क्या गया, सशस्त्र विद्रोह आ गया। तो इसी के लिए मैंने लिखा कि सशस्त्र विद्रोह मूल संविधान में इसका प्रयोग नहीं था, इसकी जगह मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग हुआ करता था। अब बात है, मैंने क्या बोला कि भाई कि राष्ट्रपति तो लगाएगा, लेकिन किसकी सिफारिश में, तो मंत्रिमंडल की। अब मंत्रिमंडल की भाई मौखिक सिफारिश नहीं होनी चाहिए, तो सेकेंड शर्त क्या है कि मौखिक सिफारिश की जगह लिखित सिफारिश का होना आवश्यक है, लिखित सिफारिश का होना आवश्यक है। और मैंने भाई हैशटैग कमेंट लिखा है कि आपातकाल के समय मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव को किस देश से लिया गया, क्या प्रभाव पड़ता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन वो प्रभाव का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया ये आप बताओगे। तो बताओ भाई, मैं तो जानना चाहता हूं। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी लग गया, तो इमरजेंसी लग गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप बताओ भाई कब तक प्रभावी रहेगी, क्या ये अनवरत चलती रहेगी, अनवरत कब तक चलती रहेगी, तो उद्घोषणा के 1 माह के भीतर इसे विशेष बहुमत से पारित कराना आवश्यक है। देखो, ऐसा ना हो कि मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश कर दिया, लेकिन संसद के तहत, देखो आप कभी पेपर में आए कि भारत में तानाशाही सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो सकती है, तो तानाशाही सिस्टम डेवलप, आपात यही नहीं लगाएगी, राष्ट्रीय आपात ही लगाएगी भाई। तानाशाही शासन क्या करिए, राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रीय आपात लगाएगी। तो जब 1 माह के भीतर इसे विशेष बहुमत से पारित कराना है, कहां से, संसद से, तो संसद यानी संसद का नियंत्रण है, संसद का नियंत्रण स्थापित है, संसद का नियंत्रण इसमें क्या है, स्थापित है, स्थापित किया गया है कि ऐसा ना हो 1 माह से, भाई अगर बिना संसद के अनुमति के, विशेष बहुमत तो समझा दिया सबको ना पहले ही, तो बिना संसद के विशेष बहुमत से सहमति लिए आप 1 महीने से ज्यादा नेशनल इमरजेंसी चला नहीं सकते हो। एक तो बाउंड्री, एक कैप लगा दिया कि भैया मनमानी तरीके से नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात, पारित मान लो भैया आपने संसद से करा दिया, तो संसद को भाई लगा होगा कि भाई ऐसी कंडीशन है, तो समर्थन मिला, आपने पारित करा दिया विशेष बहुमत से। तो बात यह ना कि वो कंडीशन मान के चलते कि 6 महीने के अंदर रिजॉल्व हो जाए, तो ऐसा माना गया कि 6 महीने तक खत्म कर दो भाई उसको। तो पारित होने के पश्चात कितने माह तक विस्तारित होगा, 6 माह तक, ओनली 6 मंथ। अगला स्टेप क्या है कि भाई केवल 6 मंथ तक विस्तारित होगा। लेकिन मान लो कि 6 महीने पे भी नेशनल इमरजेंसी जिन कंडीशंस में लगा वो खत्म ना हो, भाई अभी रशिया यूक्रेन वार चला, 6 साल चल गया, 2-3 साल तो हो गया ना, 2-3 साल हो गया, तो कोई जरूरी तो है नहीं कि 5 दिन में खत्म हो जाए। तो ऐसी स्थिति आ जाए और 6 माह से अधिक समय लग जाए तो क्या होगा, तो पुनः अनुमोदन आपको संसद से लेते रहना पड़ेगा। पुनः अनुमोदन मिलते रहने पर ये इसी तरीके से 6 महीने के लिए एक्सटेंड होता रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है। और संसद जब इसको वापस लेना होगा तो वापस लेने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, साधारण बहुमत द्वारा इसको कभी भी वापस ली जा सकती है। अब इंपैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, ठीक है। देखो, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो नेशनल इमरजेंसी है मतलब राष्ट्रीय आपात आ गया है, तो भाई स्टेट का मतलब 0। तो जो स्टेट लिस्ट है 7वीं अनुसूची में होता है 3 लिस्ट है ना, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, एक आपका और आता है, ठीक है। अब समझो, तो मेनली जो राज्य सूची है, तो राज्य सूची क्या है कि भाई राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकारें बना सकती हैं। तो भाई राज्य सरकार, अब तो नेशनल इमरजेंसी है तो सारी ताकत कहां गई, केंद्र के पास आ गई। तो राज्य सूची के विषय पर जो लॉज बनाना होगा कौन बनाएगा, तो वो संसद बनाएगी। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था किसके हाथ चली जाएगी, तो वो केंद्र के हाथ में। तो पार्लियामेंट विल मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पे लॉज बनाने का काम किसका हो गया, पार्लियामेंट का हो गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी किसके पास चला जाएगा, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट विल गो इनटू द हैंड्स ऑफ द सेंटर, केंद्र की सरकार में चला जाएगा, केंद्र सरकार के हाथ में चला जाएगा। अब भैया मौलिक अधिकार पे इंपैक्ट, मौलिक अधिकार पे क्या प्रभाव है, देखो पहला काम, नेशनल इमरजेंसी लगते ही आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः समाप्त।
अगला क्या होगा भाई, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 क्या है, 21 क्या है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकता है। किसको छोड़कर? 19 तो स्वतः निपट गया, पहले 19 ही गया बिना कुछ 3-5 किए, ठीक है। बाकी को अगर जरूरी समझे राष्ट्रपति तो ही हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को भी नहीं हटा सकते। अनुच्छेद 20 और 21 मौजूद रहेगा। नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगाई जा चुकी है। एक तो भाई वार का कंडीशन तो 1962, फिर वार का कंडीशन तो 1971 और फिर 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। तो आंतरिक अशांति शब्द का जो मिसयूज हुआ था वो 1975 में हुआ। इसी के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है और इसकी तहत क्या किया जाएगा कि यहां पे हटा के इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह वर्ड का यूज किया जाएगा। सशस्त्र आर्म्ड रिबेलियन के विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगे बात समझ में, यहां पे हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 4 स्टार्ट होगा राष्ट्रपति शासन से। ये भी पहले लिख देता हूं, लेक्चर 4 ये हमारा स्टार्ट होगा आपके राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। 50 मिनट की क्लास का हमारा वो था, अभी 52-51 मिनट समथिंग क्लास हो गई है, तो जहां तक वो समझिए, ठीक। कल की क्लास में पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो है राष्ट्रपति समाप्त हो जाए टॉपिक और हम लोग आगे चले, ठीक है। क्लास 25 से 26 क्लास, 27 क्लास मैक्सिमम हो जाएगा आपकी क्लासेस, पॉलिटी खत्म हो जाएगी और अच्छे से समझ के खत्म होगी, किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। टेस्ट आप सब ज्वाइन करके टेस्ट देते रहो ताकि अपनी कंपनियों पे काम करते रहें। सब्सक्राइब वगैरह कर लो मेरे भाई, ये बहुत जरूरी, सारे काम से जरूरी, पहला काम सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखो लास्ट में बोल रहा हूं, लेकिन करते रहो। जय हिंद।